आज हमारा जो रस शास्त्र का डेमो लेक्चर रहेगा वो हम महारस के बारे में देखेंगे। आज एक महारस को कवर करते हैं जो कि पहला आता है अभ्रक। शुरू करते हैं एक एक से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पर इस तरह से पॉइंट नंबर 8 में रस द्रव्य परिचय में अभ्रक, माक्षिक, शिलाजतु, इस तरह से कुछ ड्रग्स के नाम के बारे में आपको डिटेल स्टडी करने को आपके सिलेबस में बोला गया है। ऐसे रसद्रव्य परिचय पार्ट 1 है, ऐसे ही पार्ट 2 भी है, ठीक है, और पार्ट 3 है, ठीक है। ऐसे टोटल आपको रसद्रव्य के बारे में जानना है। यहाँ पर कुछ इस तरह से क्लासिफाई करके बताया है आपके सिलेबस में। बाकी जो सीसीआईएम का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। देखो, जो सीसीआईएम का सिलेबस था वहां पर पेपर 1 के पार्ट 2 में पूरा रस ही दे दिया था। जैसे कि महारस है तो पूरा महारस पढ़ लिया, फिर उपरस पढ़ लिया, फिर साधारण रस, धातु। अभी यहाँ पर एनसीएसएम के सिलेबस में क्या किया था? टोटल महारस होते हैं 8। अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, शीलाजतु, सस्यक, चपल और रसक, ठीक है। तो उसमें से जो 3 हमने देखे ना यहाँ पर, रसद्रव्य परिचय 2, उसके ऊपर 1 था, 3 था। तो जो महारस के 8 द्रव्य है, जो अभ्रक है वो रसद्रव्य परिचय 1 में दे दिया। जैसे ये वैक्रांत है तो रसद्रव्य परिचय 3 में दे दिया। माक्षिक है तो रसद्रव्य परिचय के 1 वाला जो पॉइंट है उसमें, विमल वाला थर्ड वाले पॉइंट में, शिलाजतु वाला फर्स्ट में, सस्यक वाला सेकंड में, और चप्पल वाला थर्ड, और रसक वाला भी थर्ड। भी थर्ड थर्ड क्या बोल रहे हो? देखो, रसद्रव्य परिचय 2, उसमें देखो सस्यक बता दिया कि आपको सस्यक के बारे में डिटेल में जानना है। यहाँ पर देखो कासीस हो गया, है ना, तो सस्यक दे दिया। ऐसे जो थर्ड वाला है यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हो, थर्ड वाला, वहां पर देखो वैक्रांत दे दिया, विमल दे दिया, चपल दे दिया। अब ये वैक्रांत हो गया, विमल हो गया, चपल हो गया, ये 3 किसके अंडर में आते हैं? तो वो महारस के अंडर में ही आते हैं। जो हम लेक्चर में स्टडी करेंगे वो कैसे करेंगे? रस वाइज करेंगे। जैसे कि आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है महारस के बारे में। डिटेल से देखते 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 जाते हैं कि रस शास्त्र में खनिज द्रव्य की प्रधानता है। थोड़ा रस शास्त्र के बारे में इंट्रोडक्शन देख ले। तो रस शास्त्र में खनिज द्रव्य की प्रधानता है। इनमें जांगम और औद्भिद स्रोत के द्रव्य भी शामिल किए गए हैं। द्रव्य की प्रस्तुति में वर्गीकरण की परंपरा प्राचीन काल से देखी जाती है, और वर्गीकरण द्वारा द्रव्य या द्रव्यों के वर्ग में परस्पर भिन्नता प्रदर्शित की जाती है। चरक, सुश्रुत आदि प्राचीन ग्रंथ में भी वर्गीकृत करके द्रव्य को प्रस्तुत किया गया है। मध्यकालीन जो छठी शताब्दी है उसके बाद में विकसित रस ग्रंथों का द्रव्य वर्गीकरण उससे भिन्न भिन्न देखा जाता है। इन शॉर्ट, अगर हम रस शास्त्रीय द्रव्य का वर्गीकरण देखें तो उनको इस तरह से डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया है। एक महारस, जो कि हमने सीसीआईएम के सिलेबस में देखा था, महारस, उपरस, साधारण रस, धातु, रत्न, इसी हिसाब से इनको क्लासिफाई किया गया। महारस, उपरस, साधारण रस, धातु वर्ग, रत्न वर्ग, उपरत्न वर्ग, सुधा वर्ग, सिक्ता वर्ग और क्षार वर्ग में डिवाइड किया गया है। हम इन सभी वर्ग को पढ़ेंगे। सभी वर्ग में कौन कौन से रस द्रव्य को इंक्लूड किया गया उनके नाम को भी हम याद करेंगे। लेक्चर में ही सारे नाम याद करेंगे और उसका डिटेल भी याद करते जाएंगे। आज पहले लेक्चर में महारस के बारे में देखेंगे। तो महारस में भी 8 द्रव्य आते हैं। कौन से 8 द्रव्य है? जैसे कि हमको पता है रस शास्त्र के लिए 2 टेक्स्ट बुक ज्यादातर, उसके रेफरेंस हम पूरे रस शास्त्र में पढ़ते जाएंगे। एक आएगी रसरत्न समुच्चय और दूसरी आएगी रस तरंगिणी। तो जो रस रत्न समुच्चय है उसके दूसरे अध्याय में हमको महारस का वर्णन देखने को मिलता है, जहां पर सबसे पहले महारस में 8 कौन कौन से द्रव्य आते हैं उनका श्लोक है। फर्स्ट नंबर का श्लोक, अभ्रवैक्रांत माक्षिक विमल आद्रिज सस्यकम चपलो रसकश्चेति ज्ञात्वा अष्टौ संग्रहीत रसान। आपको इस श्लोक को एमटीआर लगा देना है और इस श्लोक को आपको रट के आना है। महारस में 8 कौन कौन से द्रव्य है इसका श्लोक आपको याद रहना चाहिए। श्लोक कैसे याद रखोगे उसका नीचे ट्रिक है, बट इस श्लोक को बाय हार्ट करना है। ओके, तो इसको मार्क कर दोगे इस श्लोक को। कैसे याद करोगे? तो देखो, टोटल 8 ड्रग है। पहली है अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक,
विमल, आद्रिज, आद्रिज माने ही शिला जतु, सस्यक, चपल और रसक। कैसे याद करेंगे, यहाँ पर मैंने कोड लिखा है। जैसे कि अबे विकी, मैंने विमल की आस में चप्पल से रस को निकाला। अबे, अबे से अब्रक याद करोगे। आप क्या करोगे, मैंने जैसे कि कल बोला था, आप अपने पास जब लेक्चर स्टार्ट हुई एक रफ कॉपी लेके बैठो, वहां पर एक कोड लिखोगे, अबे विकी। अबे से क्या डिनोट करेंगे, डिकोड करेंगे, तो अबे से अब्रक। तो आपको क्या करना है, अपनी रफ कॉपी में अबे के ऊपर ऐसे एरो बनाओ और लिखो अबे से हम डिकोड करेंगे अब्रक, विकी से डिकोड करेंगे वैक्रांत, विमल से तो विमल है, तो अबे विकी मैंने, मैंने से आप करोगे माक्षिक। यहाँ मैं हाईलाइट करना भूल गई हूँ। अबे विकी मैंने, मैंने से माक्षिक, विमल की आस में, विमल से विमल ही डिकोड हो गया, आस से याद करोगे आद्रिज, और स से सस्यक, आ से आद्रिज, स से सस्यक को डिकोड करोगे, चप्पल से चप्पल, और चप्पल से रस को निकाला, रस से याद करोगे रसक। तो महारस के जो 8 द्रव्य है, अभ्रक वैक्रांत माक्षिक, विमल आद्रिज सस्यकम, चपलो रसकश्चेति ज्ञात्वा अष्टौ संगृहीत रसात्। ये आपको पूरा श्लोक इस कोड से याद हो जाएगा। अगर आपको कोड याद है कि अबे विकी, मैंने विमल की आस में, मैं विमल की ना, विमल पान मसाला वाला विमल, उसकी आस रख के बैठा था, तुम लेके नहीं आए, मैंने चप्पल से रस को निकाल दिया। अबे से अब्रक। अभी श्लोक को देखो, श्लोक में क्या लिखा है, अभ्रक वैक्रांत। अगर आपने ये कोड याद किया, आप पूरा श्लोक लिख सकते हो। श्लोक लिखना बिल्कुल इजी है, कैसे लिखोगे, कोड को डिकोड करते जाओ। अबे विकी मतलब अभ्रक पहले आ रहा है, तो अपने श्लोक में पहले शब्द लिखोगे अभ्रक, विकी से वैक्रांत, अभ्रक के बाद लिख दो वैक्रांत, मैंने से माक्षिक, तो वैक्रांत के बाजू में लिख दो माक्षिक, उसके बाद विमल लिख लो, फिर आद्रिज लिख लो, फिर सस्यकम। अभी श्लोका की हम सेकेंड लाइन लिखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे चप्पल। सो हम श्लोक के टर्म में लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, चप्पलो रसकश्च इति। कितने द्रव्य हुए, 8 हुए। संस्कृत में क्या लिखेंगे, अष्टो, ज्ञात्वा अष्टो। किस नाम से जानता है, संग्रहेद रसायन, ठीक है, इसको हम महारस से जानते हैं। तो श्लोक याद करना कितना इजी हो गया अगर हमको कोड याद है। अभ्रक वैक्रांत माक्षिक, विमल आद्रिज सस्यकम, चपलो रसकश्च इति। रसक तक कंटिन्यूअस 8 द्रव्य के नाम ही लिखे हैं और कुछ बीच में ऐड नहीं किया है। आप जैसे 8 नाम लिख लो, उसके बाद च इति ज्ञात्वा अष्टो, इसको इन 8 द्रव्य को हम किस चीज से जानते हैं, संग्रहेद रसायन। तो पूरा श्लोक भी याद हो गया, 8 द्रव्य के नाम भी याद हो गए, ठीक है। अब ये जो भी पॉइंट्स है महारस के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके थियोरिटिकल एग्जाम के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, ठीक है। पीएससी की जो भी मेडिकल ऑफिसर की एग्जाम्स होती है, आईपीजीटी के होते हैं, उसमें फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी रस शास्त्र का पार्ट भी कहा जाता है, जहाँ पर महारस, उपरस, साधारण रस वगैरह हम आगे पढ़ते जाएंगे। जिसमें से सब 8 द्रव्य में से सबसे पहला आता है हमारा अभ्रक। तो अभ्रक और इन सभी जो 8 महारस है, आगे जो साधारण उपरस वगैरह सब पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या कंटेंट को हम आगे लेके जाएंगे। तो हम सबसे पहले उसका संस्कृत नेम जानेंगे। तो जैसे कि पता है, अभ्रक को तो हम अभ्रक से ही जानते हैं, हिंदी में भी उसको अभ्रक कहते हैं, इंग्लिश में इसको माइका कहते हैं। क्या कहेंगे, माइका कहते हैं। तो आपको ये नाम याद कर, जैसे मैं आपको द्रव्य गुण के लेक्चर पढ़ाऊंगी, तो आपको जब डिटेल ड्रग का स्टडी कराएंगे, जैसे कि आमलकी हो गया, तो आमलकी का भी हम आपको संस्कृत नेम याद कराएंगे, हिंदी नेम याद कराएंगे, इंग्लिश नेम याद कराएंगे, ठीक है। तो वैसे जहां पर आप आमलकी का भी इंग्लिश नेम याद करोगे, वैसे यहाँ पर हम रस शास्त्र में भी अभ्रक का इंग्लिश नेम याद करेंगे। फिर आते हैं इसके पर्याय जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अभ्रक के ऑलमोस्ट जो पर्याय है वो आकाश के रिलेटेड पर्याय है। जैसे कि अभ्रक को गगन बोल दिया, हम गगन किसको बोलते हैं, आकाश को वह कहते हैं। भृग हो गया, ख हो गया, व्योम, वज्र, गण, गिरीज, बहुपत्र, अनंतक, आकाश, अंबर, अमल, गरज ध्वज, मेघ, अंतरिक्ष और गौरी तेज। गौरी तेज वाला इसका जो सिनोनिम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप ये गौरी तेज वाला सिनोनिम खास याद रखोगे। गौरी तेज किसको कहा जाता है, अभ्रक को कहा जाता है। फिर आता है इसका माइनरोलॉजिकल
आइडेंटिफिकेशन, या आपके सिलेबस के पॉइंट में एक पॉइंट ऐड किया गया है जिसमें आप केमिकल फॉर्मूला जो अब्रक का है वो याद करोगे। इतना अब्रक अब्रक पढ़ लिया, अब्रक दिखता कैसा है जरा देखो, यहाँ पर मैंने कुछ अब्रक की दो फोटोज ऐड करी है। बाकी आप गूगल पर सर्च करोगे और अब्रक को देखोगे। केमिकल फॉर्मूला क्या है? 3Al2O3K2O2 6SiO2 2H2। आप इसका केमिकल फॉर्मूला बाय हार्ट करो। केमिकल नेम क्या लिखेंगे? तो डबल सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम और सोडियम। ये कैटेगरी सिलिकेट मिनरल है। कलर इसका देखे तो मोस्टली देखो यहाँ फोटो में कैसा कलर दिख रहा है, ब्लैक और व्हाइट समथिंग दिख रहा है। सो मोस्ट कॉमनली अब्रक इन ब्लैक एंड व्हाइट, ऑल्सो फाउंड इन ग्रीनिश ब्लैक, थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लैक में भी मिल सकता है बट ऑलमोस्ट ब्लैक व्हाइट वगैरह कलर में ज्यादातर अब्रक मिलता है। क्रिस्टल इसका मोनोक्लिनिक है। डायफिनिटी देखे तो ट्रांसपेरेंट है टू ओपेक। देन फ्रैक्चर अनइवन है, टेनेसिटी फ्लेक्सिबल है, लस्टर इसका स्प्लेंडेंट है, स्ट्रिक अनकलर्ड है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 2.523 एंड हार्डनेस इसका 2.7 टू 3.1 है। मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट जब हम कवर करने जाए तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाकी सब चीजों को आप रीड करते जाओगे, जैसे जैसे टाइम जाएगा आपको ये सब चीजें याद होती जाएंगी। पहले दिन पे इन मिनरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन को रटने बैठना नहीं है। फिर आता है सोर्स के बारे में। ये अब्रक हमको कहाँ पर कैसे मिलता है? देव्यो रजो भवेद गंधो धातु शुक्रम तथा अभ्रकम। आप रस रत्न समुच्चय की बुक ओपन करोगे तो उसमें सेकंड चैप्टर में फर्स्ट श्लोक तो बोल दिया कि 8 महारस कौन कौन से, जो हमने पहले श्लोक पढ़ा वो। दूसरा श्लोक ये वाला है जहां पर बोलते हैं कि गंधक और अभ्रक की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जैसे कि मैंने अभ्रक की उत्पत्ति में बोला था कि उसमें याद रखना उसका सिनोनिम कौन सा था? गौरी तेज। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन जब इस श्लोक का देखते हो तो ट्रांसलेशन में कहते हैं कि पार्वती का जो रज है वो गंधक है और ब्रह्मा का जो शुक्र है उसको अभ्रक कहा गया है। तो इस श्लोक में कुछ इस तरह से बताया गया है कि देव्यो रजो उसको गंधक कहेंगे और जो शुक्र है ब्रह्मा का उसको हम अभ्रक कहेंगे। ये ऐसे ही रेफरेंस मिला है उसको ऐड किया गया है। नेक्स्ट हम आता है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है टाइप्स। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके थ्योरेटिकल एग्जाम में 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछे जा सकता है। आपको पता भी होनी चाहिए अभ्रक के कितने प्रकार है। अभी याद करोगे, अभ्रक की 4 प्रकार होते हैं। पिनाक, नाग, मंडूक और वज्र होता है। प व म न, या फिर ऐसे कोड बना के आप याद करोगे, प न म व या प व न म, कोई भी कोड करके आपको बस ये 4 अभ्रक के नाम याद रखने हैं। पहला कौन सा है? श्लोक नंबर 4 में बताया गया है, पिनाक नाग मंडूक वज्रम इत्य अभ्रकम मतम। ये अभ्रक के 4 प्रकार है। पहला पिनाक, दूसरा नाग, तीसरा मंडूक और आखिर में वज्र। जो पिनाक वाला अभ्रक का प्रकार है, जब हम उसको हीट के कांटेक्ट में लाते हैं तो हमको क्या रिएक्शन देखने को मिलता है? तो अभ्रक के भेद को रस रत्न समुच्चय में डिटेल में बताया गया है। जैसे कि ये जो टाइप बोल दिए, पिनाक नाग मंडूक वज्र, मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गई हूँ। आप क्या करोगे, मैंने आपको नोट्स व्हाट्सएप पर सेंड करी है, तो अगर आप जब इसको प्रिंट आउट निकालो तो इसके बाजू में ही लिख लोगे। अभी के लिए आप रफ बुक में लिख लोगे। जो पिनाक है उन सब के कलर बताए गए हैं। जैसे कि पिनाक का कलर है श्वेत, फिर नाग का रक्त, मंडूक का पीत और कृष्ण। ऐसे वर्ण भेद से भी 4 प्रकार के अभ्रक के टाइप्स बता दिए गए। इन शॉर्ट आप श्वेत रक्त पीत कृष्ण वर्ण से भी अभ्रक के भेद बता दिए गए। तो अब अभ्रक के 4 भेद पिनाक नाग मंडूक वज्र भी है, और 2 और 4 कौन से प्रकार है? श्वेत रक्त पीत और कृष्ण वर्ण से अभ्रक के और 4 प्रकार होते हैं। जब पिनाक की बात करें तो जब पिनाक के बारे में डिटेल्स रसरत्न समुच्चय बोलता है तो वो कहते हैं विमुंचति दलोचयम। श्लोक में यहाँ पर जो संस्कृत लिखने गए थोड़ा संस्कृत टर्म में परफेक्शन नहीं है, आप एक बार बुक ओपन करके देख लोगे। विमुंचति यहाँ पर थोड़ा ऐड नहीं हो पा रहा था संस्कृत में,
विमुंचति दलोच्चयम, ये हीट के साथ रिएक्शन आता है, यानी कि जब हम अभ्रक को आग में तपाएंगे तो वो पत्थर को छोड़ता है, उनकी जो दले होती है वो छूटती है जब वो हीट के कांटेक्ट में आती है। दूसरा, मलम बद्धा मारियेत्येव मानव, वो एक्शन क्या करता है, तो जब हम पिनाक टाइप वाला अभ्रक का सेवन करते हैं तो मलम बद्धा, मल को बांध कर मनुष्य को मार डालेगा, मारयत्येव मानव, वो मनुष्य को मार डालता है। फिर से, अभ्रक के चार प्रकार थे, पिनाक, नाग, मंडूक, वज्र। इसके अलावा कलर से भी अभ्रक के चार प्रकार, श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण। जो पिनाक प्रकार है अभ्रक का, उसको जब हीट के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, विमुंचति दलोचयम, यानी कि अभ्रक अपने दल पत्थर को छोड़ता है। और दूसरा, वो मनुष्य के शरीर में मल को बांधकर मनुष्य को मार डालता है, ये इसका इफेक्ट आता है। दूसरा प्रकार है नाग। तो नाग को जब हम हीट के कांटेक्ट में लाते हैं तो नागवद कुर्यात ध्वनि, ये नाग के समान ध्वनि यानी कि शब्द को उत्पन्न करता है। और जब हम इस नाग प्रकार के अभ्रक का सेवन करते हैं तो हमको शरीर में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगी, मंडल कुष्ठ, यानी कि नाग नामक अभ्रक के प्रकार का सेवन करने से वो मंडल नामक कुष्ठ को उत्पन्न करता है। श्लोक में एक और टर्म यूज किया गया, न संशय, कोई संदेह नहीं है, नाग नामक अभ्रक का सेवन करने पर ये मंडल कुष्ठ को उत्पन्न करता है। तो हमने अभ्रक के दो प्रकार देखे। तीसरा देखते हैं मंडूक प्रकार। तो जो मंडूक नामक अभ्रक का प्रकार है, जब हम उसको हीट के कांटेक्ट में लाते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, उत्प्लुत्य उत्प्लुत्य, यानी कि आग में दमन करने पर उड़ उड़ कर वो गिरेगा, यानी कि कैसा, मंडूक के समान कुत्ता है। तो यहाँ पर आप एक और चीज ऐड कर लोगे, मंडूकम धमातम पतति, अपने रफ कॉपी में अभी लिखोगे स्लैश करके, मंडूक को हीट के साथ रिएक्शन लाने पर एक ये संस्कृत टर्म भी याद रखना है, उत्प्लुत्य उत्प्लुत्य, यानी कि वो उड़ उड़कर गिरेगा। स्लैश करके लिखोगे मंडूकम धमातम पतति, यानी कि वो मंडूक यानी कि जो मेंढक है उसके समान कूदता रहता है। ठीक है, तो ये हीट के साथ उसका रिएक्शन में हमें ये देखने को मिलता है। जब मंडूक प्रकार के अभ्रक का हम सेवन करते हैं तो उसका सेवन करने से असाध्य अश्मरी रोग, यानी कि शस्त्र कर्म से भी जो असाध्य ऐसा अश्मरी रोग है उसको उत्पन्न करता है। इन शॉर्ट, मंडूक नामक अभ्रक के प्रकार का सेवन करने से वो शरीर में असाध्य, जिसको हम साध्य नहीं कर सकते, जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, ऐसे अश्मरी रोग को डेवलप करता है। जो शस्त्र कर्म से भी साध्य ना हो ऐसे असाध्य अश्मरी रोग को उत्पन्न करता है कौन, मंडूक प्रकार का अभ्रक। लास्ट प्रकार आते हैं वज्र नामक अभ्रक। इसके साइड में जो जगह वहां पर ब्रैकेट करके लिख लोगे, इसी अभ्रक के प्रकार को श्रेष्ठ बताया गया है। सो श्रेष्ठ अभ्रक का प्रकार कौन सा है, वज्र है। जब उसको हीट के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, तो वज्र नामक अभ्रक आग में कांटेक्ट में आने पर वो रिएक्शन में निर्मुक्ता शेष विकृतम, क्या होता है, संपूर्ण विकारों से मुक्त होकर देह लोह करम च सर्वरोगहरम, वो शरीर में कैसा, देह लोह कारक, देह और लोह सिद्धि कारक है, सभी प्रकार के रोगों को अच्छी तरह से नष्ट करता है। तो इस प्रकार से वज्र का जो अभ्रक का जो वज्र प्रकार है वो श्रेष्ठ है। वो निर्मुक्त शेष वैकृतम, शरीर में संपूर्ण विकारों से मुक्त होकर देह और लोह सिद्धि कारक होता है और सभी रोगों को हरने वाला होता है। तो ये हमने क्या देखा, अभ्रक के चार प्रकार देखे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, यही क्लास में याद करोगे। अभ्रक के चार प्रकार है, पहला पिनाक, दूसरा नाग, तीसरा मंडू
चौथा वज्र, वज्र वाला श्रेष्ठ अभ्रक का प्रकार है। पिनाक को जब हम अग्नि के संपर्क में लाएंगे तो वो कैसा रिएक्शन करेगा? विमुंचति दलोचय। शरीर में क्या इफेक्ट दिखाएगा? मल को बद्ध करके मनुष्य को मार डालेगा। नाग प्रकार में क्या होगा? अग्नि के साथ संपर्क में आने पर वो नाग के समान ध्वनि उत्पन्न करेगा। शरीर में कोई संशय नहीं है, इसका सेवन करने पर मंडल पुष्ट उत्पन्न होगा। मंडूक प्रकार के अभ्रक के प्रकार में हीट के कांटेक्ट में आने पर उत्प्लुत्य उत्प्लुत्य और मंडूकम धमातम पतति, ये उड़ उड़कर गिरेगा अग्नि के संपर्क में आने पर, और मंडूक यानी कि मेंढक के समान कूदता है। और इसका सेवन करने पर शरीर में जो शस्त्र कर्म से भी साध्य ना हो ऐसा असाध्य अश्मरी रोग उत्पन्न होता है। वज्र जो कि श्रेष्ठ प्रकार था अभ्रक का, उसका हीट के साथ रिएक्शन होने पर निर्मुक्ता शेषे वैकृतम यानी कि संपूर्ण विकारों से मुक्त होकर वो देह लोहकर और सर्व रोग को हरने वाला होता है। तो ये अभ्रक के चार प्रकार, उनका हीट के साथ कांटेक्ट में आने पर रिएक्शन, और इनका इफेक्ट कुछ इस तरह से देखने को मिलता है जो कि आपको याद करना है। फिर आता है एक और टॉपिक जो कि आपको अभ्रक के बारे में याद करना है, वो है ग्राह्यता। हमने ये तो पढ़ लिया कि अभ्रक का ये केमिकल फॉर्मुलेशन है, इसका ये प्रकार है, अभ्रक ऐसे ऐसे होता है, लेकिन हमको कैसे अभ्रक को कलेक्ट करना चाहिए, कौन सा अभ्रक हम हमारी चिकित्सा के लिए या फॉर्मुलेशन बनाने के लिए यूज करेंगे, तो उसका कुछ क्वालिटीज बताई गई। रसरत्न समुच्चय के सेकंड अध्याय की 11 नंबर का श्लोक देखोगे तो ग्राह्य लक्षण में आचार्य कहते हैं, स्निग्धम पृथु दलम वर्ण संयुक्त भारतो अधिकम सुख निर्मोच्य पत्रम च ताभ्रीशस्तम ईरति। ये रसरत्न समुच्चय बताते हैं। ऐसे एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बुक है रसशास्त्र की रस तरंगिणी, वो भी कहते हैं अभ्रक के ग्राह्य लक्षण के बारे में कि नीलांजनम स्निग्धम, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, आगे आधा सौ ऐड करना है। स्निग्धम भारपूर्णम महोज्वलम निर्मोच्य पत्रम मृदुलम त्वभ्रम श्रेष्ठम इहोच्यते। हमको क्या करना है अभी के लिए? रसरत्न समुच्चय का जो है वो बाय हार्ट करना है, फिर आप रस तरंगिणी का ट्रांसलेशन याद कर लोगे। तो कैसे याद करोगे? स्निग्धम यानी कि जो प्रशस्त अभ्रक है जिसको हमें ग्राह्य करना है वो कैसा? स्निग्ध यानी कि चिकना होना चाहिए। पृथु दलम मोटा दल वाला होना चाहिए। वर्ण संयुक्तम सुंदर वर्ण से युक्त। भार तो अधिकम भार में अधिक होना चाहिए। सुख निर्मोच्य पत्रम च तादभ्रम शस्तमीरति, यानी कि वो भार में अधिक और सुखपूर्वक पत्र निकलने वाला अभ्रक लेना चाहिए। ठीक है, जिसमें से सुखपूर्वक पत्र निकले ऐसे अभ्रक को हमें कलेक्ट करना चाहिए। द माइका यानी कि अभ्रक विच इज सुपीरियर इन क्वालिटी शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। जो ग्राह्य लक्षण होता है वो कैसे? स्मूथ यानी कि चिकना होना चाहिए, थिक वन इजीली सेपरेबल लेयर्स होने चाहिए। दूसरा नीलांजन, ये रस्तरंगिणी का हो गया कि वो नीलांजन के समान ब्लूइश ब्लैक लेमिनाई डिफरेंट कलर कंपोजिटी, हैवी भार वाला, कलरफुल, शाइनी एंड सॉफ्ट होना चाहिए। महोज्वलम निर्मोच्च पत्रम मृदु होना चाहिए। ऐसे अभ्रक को ग्राह्य अभ्रक बोला है, ऐसे अभ्रक को हमें कलेक्ट करना चाहिए आगे जाके फॉर्मुलेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया स्निग्धम पृथुदलम वर्ण संयुक्तम भारतो अधिकम सुख निर्मुच्य पत्रम च तदभ्रम शस्तमीरति। चिकना मोटा दल वाला, सुंदर वर्ण वाला, भार में अधिक तथा सुखपूरक पत्र निकलने वाला अभ्रक प्रशस्त होता है। एक चीज यहाँ पर अपनी रफ बुक में ऐड कर लोगे, मेरा यहाँ ऐड करना छूट गया है। जो चंद्रिका से युक्त हो, यहाँ पर एक पॉइंट बनाओगे और लिखोगे, जो चंद्रिका से युक्त हो और किट के आकार का अभ्रक हो, उसको पारद ग्रास नहीं करता। उस अभ्रक को, किट के आकार के अभ्रक को, ऐसे आप अभ्रक को पारद ग्रास नहीं करता है। ठीक है, बस ये चीज ऐड कर ली। नेक्स्ट बताया गया है कि हमें अभ्रक को कहाँ पर कैसे कलेक्ट करना चाहिए।
सो राजहस्ताद अधस्ताद यत समानितं घनं खने भवेत भवेत तद उक्त फलदम निह सत्वम निष्फलम परम। अब्रक हैविंग अबोव प्रॉपर्टीज, जो ऊपर हमने प्रॉपर्टीज गुण पढ़े, ग्राह्य लक्षण पढ़े, ऐसे प्रॉपर्टीज वाला। Excellent. तो ऐसी प्रॉपर्टीज वाला जो ऊपर हमने प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करी है वैसा। एंड इट इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम अ माइंड हैविंग अ डेप्थ ऑफ वन राजहस्त, ये प्रमाण बता दिया। एक राजहस्त के समान कुंडा, डेप्थ वाला, इतना लंबा, जब हम जमीन से ऐसे इतना एक राजस्व प्रमाण का अंदर गड्ढा डाले और उसमें से जो अब्रक निकले उसको ही हमें ग्राह्य करना चाहिए। अबोव दैट एप्रोप्रिएट सत्व इज नॉट प्रेजेंट इन इट। तो ये हो गए उसका ग्राह्य लक्षण। फिर आता है अब्रक का शोधन। तो अभ्रक के शोधन के बारे में रस रत्न समुच्चय क्या कहते हैं। अभी बात अगर मैं करूं श्लोका कौन से याद करने, तो जैसे मैंने पहले बोला था, आप महारस वाला ये पहला श्लोक याद करना। बाकी अभ्रक में टाइप्स का जो श्लोक है, इसको आप एमटीआर बना लो, स्टार बना दो, ये वाला श्लोक आपको याद करना है। ठीक है। बाकी जो ग्राह्य लक्षण वाला श्लोक था, आप चाहो तो याद कर सकते हो, अदरवाइज संस्कृत टर्म याद करो, वो बेटर रहेगा। आपको एग्जाम में कैसे बनाना है, ग्राह्यता ऐसे टॉपिक बनाना है और उसमें पॉइंट्स बनाने। फर्स्ट पॉइंट बनाओ कि अभ्रक कैसा, स्निग्ध होना चाहिए, और आपने लिख लिया स्निग्ध पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट लिखो, उसमें लिखो पृथुदल। तीसरा पॉइंट बनाओ, ठीक है, वर्ण संयुक्त, भार तो अधिकम, सुख निर्मुच्य पत्रम। ऐसे करके सिर्फ संस्कृत टर्म को याद करो, श्लोक याद नहीं करोगे तो चलेगा। उसके बाद जो शोधन है उसका भी श्लोक रहने दो, आप ट्रांसलेशन याद करो कि जो अशुद्ध अभ्रक है, जब हमें शोधन यानी कि अशुद्ध अभ्रक है उसको जब हमें शोधन करना है तो पहले हम अशुद्ध अभ्रक लेंगे। उस अशुद्ध अभ्रक को हमें निर्वाप करना है, हीटिंग एंड क्वेंचिंग करना है। तो कहाँ, कौन से द्रव्य में करेंगे, कांची में, गोमूत्र में, त्रिफला क्वाथ में या गोदुग्ध, इन सब चीजों में आप निर्वाप कर सकते हो। कांजी, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोमूत्र, गोदुग्ध, त्रिफला क्वाथ में कितनी बार, 7 टाइम्स आपको निर्वाप करना है। और 7 बार या तो कांजी लो, या तो गोमूत्र, या फिर त्रिफला क्वाथ या गोदुग्ध। 7 बार निर्वाप करने पर आपको शुद्ध अभ्रक मिल जाएगा। तो शोधन की मेथड ये वाली याद रखोगे, एकदम इजी है। अशुद्ध अभ्रक लिया, उसको निर्वाप करेंगे। किस में निर्वाप करेंगे, या तो कांची ले सकते हैं, या तो गोमूत्र ले सकते हैं, या त्रिफला क्वाथ या गोदुग्ध। कितनी बार निर्वाप करेंगे, 7 टाइम्स करेंगे, तो हमको शुद्ध अभ्रक मिल जाएगा। इसके अलावा भी कुछ प्रोसीजर्स है, मैंने लास्ट में ऐड किया है। अभ्रक के पंचविध संस्कार होते हैं। अभ्रक के कौन कौन से 5 संस्कार होते हैं। पहला होता है धान्य अभ्रक का निर्माण, अभ्रक का सत्वपातन, अभ्रक की भस्म का निर्माण करना, अभ्रक का अमृतीकरण करना, अभ्रक का शोधन करना। तो शोधन, भस्म निर्माण यानी कि मारण, अमृतीकरण, धान्य अभ्रक और अभ्रक का सत्वपातन, ये पांचों चीजों को हमें अच्छे से याद करना है। आपसे 5 मार्क्स की थ्योरी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पंचविध संस्कार ऑफ अभ्रक को एक्सप्लेन कीजिए फॉर द 5 मार्क्स। ओके, और 10 मार्क्स में भी आ सकता है, या फिर 2 मार्क्स में क्वेश्चन दे दिया कि पंचविध संस्कार ऑफ अभ्रक के नाम को एनलिस्ट कीजिए। तो जिसमें से सबसे पहले हम यहाँ पर कौन सा देखने गए हैं, शोधन पहला देख लिया। अभी नेक्स्ट देखेंगे धान्य अभ्रक। तो धान्य अभ्रक के बारे में क्या बोला है, आपको क्या याद करना है, श्लोक याद नहीं करना है, ट्रांसलेशन में आओगे। धान्य अभ्रक कैसे बनाएंगे, तो पहले जो शोधन करके हमने शुद्ध अभ्रक को कलेक्ट किया था, ऐसा शुद्ध अभ्रक लेंगे एक पार्ट में, शाली लेंगे 4 गुना। तो 1 गुना हमने जो शुद्ध अभ्रक लिया 1 पार्ट में, 4 पार्ट वाला शाली लेंगे,
कीप इन अ जूट बैग एंड फॉर्म इनटू अ पोटली। एक बैग में रखेंगे, उसकी एक पोटली बनाएंगे, एंड इस पोटली को हम 3 रात के लिए कांजी में रखेंगे। क्या किया हमने? पहले शुद्ध अबरक लिया 1 पार्ट, फिर 4 गुना 4 पार्ट हमने शाली लिया, उसको हमने वस्त्र में बांधकर पोटली बनाई। उस पोटली को हमने कांजी में रखा 3 रात्रि के लिए। फिर उस पोटली को हमें रब करना है विथ स्ट्रॉन्ग हैंड टिल जो अभ्रक के जो माइन्यूट पार्टिकल्स होंगे वो उस वस्त्र में से बाहर ना आ जाए, और उस वस्त्र में से बाहर आए फिर हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। फाइन एंड फिजिकल इम्प्योरिटीज फ्री वाला उसको हम धान्य अभ्रक कहते हैं। वो जो हम स्ट्रॉन्ग हैंड से उस पोटली को रब करते हैं और उसमें से जो माइन्यूट पार्टिकल्स निकलते हैं अभ्रक के, उसी को हम धान्य अभ्रक कहते हैं। तो कितना इजी हो गया ना। चलो रिवाइज करते हैं। शोधन में क्या याद किया था? अशुद्ध अभ्रक लिया, उसका निर्वाप करना है। किसमें निर्वाप कर सकते हैं? कांची में या गोमूत्र में, त्रिफला क्वाथ या गोदू, 4 में से कोई भी एक ले सकते हैं मीडियम। 7 टाइम्स निर्वाप करेंगे तो हमको शुद्ध अभ्रक मिल जाएगा। धान्य अभ्रक में क्या याद करना है? वही जो शुद्ध किया हुआ अभ्रक था वो 1 पार्ट में ले लिया, शाली 4 पार्ट में ले लिया, वस्त्र में इन सबको डाल के एक पोटली बना दी। पोटली को कांजी में 3 रात्रि तक रख दिया। अभी इसको मर्दन करेंगे, फिर क्या होगा? उसमें से जो माइन्यूट पार्टिकल्स निकलते हैं उसको हम धान्य अभ्रक कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं मारण। मारण यानी कि हमको आखिर में उस चीज का भस्म मिलेगा। यानी कि अभी हम जो अभ्रक पढ़ रहे हैं, तो मारण प्रोसेस के बाद हमें अभ्रक की भस्म मिलेगी। तो अभ्रक की भस्म लेने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने जो ऊपर धान्य अभ्रक बनाया ना, उस धान्य अभ्रक को लेंगे। सीक्वेंस वाइज ही जा रहा है। पहले हमने अभ्रक का शोधन किया, तो शुद्ध अभ्रक का यूज करके हमने धान्य अभ्रक बनाया। उस धान्य अभ्रक का यूज करेंगे। सो धान्य अभ्रक ग्राइंड विद कास्मर्द स्वरस, या फिर आप मुस्ता स्वरस के साथ या फिर तंडुलीय स्वरस के साथ ग्राइंड कर सकते हो। यानी कि उस धान्य अभ्रक को कास्मर्द के रस में या फिर मुस्ता के स्वरस में या फिर तंडुलीय स्वरस में 10 गजपूट का हमको सब्जेक्ट देना, यानी कि सब्जेक्ट टू गजपूट फॉर 10 टाइम्स, यानी कि 10 बार पूट देना है। और यही करने से हमको अभ्रक की भस्म मिल जाती। एकदम इजी मेथड है। धान्य अभ्रक ले लिया, उसको हमने कास्मर्द का स्वरस या मुस्ता का स्वरस या तंडुली स्वरस के साथ ग्राइंड कर लिया। वो जो फॉर्मुलेशन बना उसको हमने 10 बार गजपूट दे दिया, और गजपूट देने के बाद जब हम उसको ओपन करेंगे तो हमको अभ्रक की भस्म मिल जाएगी। 3 प्रोसीजर याद करी। शोधन, जिसमें हम कांजी, गोमूत्र, त्रिफला क्वाथ या गोदुग्ध में 7 टाइम्स निर्वाप करेंगे जिससे शुद्ध अभ्रक मिलेगा। उसी शुद्ध अभ्रक को हम एक वस्त्र में बांधकर पोटली बनाकर कांजी में 3 रात्रि रख के उसको रब करेंगे। जो स्मॉल पार्टिकल्स निकलेंगे उसको धान्य अभ्रक बोल दिया। उसी धान्य अभ्रक को हम अगर कास्मर स्वरस, मुस्ता स्वरस, तंडुलीय स्वरस में ग्राइंड करके 10 गजपूट दे तो अभ्रक की भस्म मिल जाएगी। तीनों प्रोसीजर सीक्वेंस में जाते हुए। नेक्स्ट आता है जो अभ्रक की भस्म बनती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे। सो लास्ट लेक्चर में हम मारन तक पढ़ लिए थे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अभ्रक भस्म देख रहे थे, वहीं से क्लास खत्म हो गई थी। तो मारण का मतलब हमने देखा था, है ना, एक ऐसी प्रोसीजर जिसके लास्ट में हमको उस धातु की, उस रस की हमको भस्म मिलती है। तो हमने जब अभ्रक का मारण किया तो आखिर में हमें जो अभ्रक की भस्म मिली थी, तो उस भस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखा है? निश्चंद्रश्च अरुणम स्वच्छम सुसूक्ष्मम स्पर्श कोमलम अभ्रम वृतम बीजानियाद तंत्र विचक्षण। यानी कि जो अभ्र की भस्म हमें मारण करने के बाद मिलती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से तरंगिणी अपनी संहिता में बताते हैं कि वो निश्चंद्र होता है, अरुण वर्ण का होता है, स्वच्छ होता है, सूक्ष्म, स्पर्श में वो कोमल होता है। ऐसा अभ्रक का भस्म हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए अभ्रक के कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको संस्कृत टर्म याद रखने तो वो रखे, या फिर इंग्लिश में लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं।
लेकिन हो सके तो संस्कृतम लिखना है। फिर आता है अभ्रक का अमृतीकरण के बारे में। आपको श्लोक याद नहीं करना है, मैंने यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे लिखा है। आपको सीधा ट्रांसलेशन याद रखना है कि अभ्रक का अमृतीकरण में हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिफला का क्वाथ। त्रिफला का क्वाथ, साथ में ले लिया गोघृत और अभ्रक की भस्म। तो जब हमें अमृतीकरण करना है तो अमृतीकरण में तीन चीजें चाहिए, त्रिफला का क्वाथ चाहिए, गाय का घृत चाहिए, अभ्रक की भस्म चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट है आपको इसकी मात्रा भी याद रखनी है, जैसे कि हमको त्रिफला क्वाथ चाहिए 16 पल, गाय का घी चाहिए 8 पल और अभ्रक की भस्म चाहिए 10 पल। देखो आपको 16, 8, 10 ये इजीली याद रह जाएगा। किसका 16 था किसका 8 था ये शायद भूल सकते हो, ऐसे याद रखना। काढ़ा हो गया, क्वाथ हो गया। ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे ना तो क्वाथ रख लो 16 पल। घी कितना महंगा है उसको थोड़ा कम कर दो 8 पल, और अदरक भस्म लगा दो 10 पल। ये तीन चीजें ले ली। गिव माइल्ड हीट इन एन आयरन वेसल्स टिल द होल लिक्विड गेट evaporate। अब्रक अमृतीकरण फिर हो जाता है। तो अब्रक अमृतीकरण के लिए क्या करना है, इसको माइल्ड हीट देना है एक लोहे के बर्तन में, जब तक कि वो जो पूरा लिक्विड है वो इवापोरेट ना हो जाए। इसको हम क्या कहते हैं, अमृतीकरण की प्रोसीजर। कौन कौन सी चीज लेंगे, त्रिफला का क्वाथ लेंगे, गाय का घृत लेंगे, अभ्रक का भस्म लेंगे। देखो नाम से अमृति, ती से तीन चीज, अमृतीकरण, ती से तीन चीज, कौन सी तीन, त्रिफला का क्वाथ, गाय का घृत, अभ्रक की भस्म। क्यों बजा बजा के बोल रही हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभ्रक का सीधा पंचविध संस्कार पूछ लेंगे तो उसमें आपको लिखना आ जाएगा, या फिर 2 मार्क्स में अभ्रक का अमृतीकरण पूछ सकते हैं, वाइवा क्वेश्चन पूछे जा सकता है, सो याद रखना है। फिर आता है लोहितीकरण, सेम एज, आपको श्लोक में नहीं जाना है, ट्रांसलेशन देखते हैं। हम इसमें लेंगे अभ्रक की भस्म। ठीक है, हमने जो मारण करके अभ्रक की भस्म बनाई वो अभ्रक की भस्म लेंगे 1 पार्ट। उस अभ्रक की भस्म को हम रब करेंगे विथ लिक्विड ऑफ गंगेरु की, भद्रमुस्ता, वटक एंड या फिर वटक मूल का स्वरस या फिर हरिद्रा का स्वरस, कोई भी एक स्वरस ले सकते हो, या तो वटक मूल का स्वरस ले लिया या हरिद्रा का स्वरस ले लिया। साथ में मंजिष्ठा का क्वाथ। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, अभ्रक का भस्म लिया, उसको हम रब करेंगे किसके साथ, गंगेरु की, भद्रमुस्ता, वटक के लिक्विड के साथ, प्लस वटमूल का स्वरस लो या फिर हरिद्रा, दोनों में से कोई एक। आपको एग्जाम के लिए भी कोई एक याद रखना है तो भी चलेगा, या तो वटमूल याद कर लो या हरिद्रा याद कर लो, कोई एक याद कर लो, दोनों याद कर सकते हो तो भी कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अभ्रक की भस्म, उसको रब करने के लिए हमने पहले लिक्विड किसका लिया, गंगेरो की, भद्रमुस्ता, वटकशीर का। साथ में स्वरस किसका लिया, या तो हरिद्रा या फिर वटमूल। साथ में मंजिष्ठा का क्वाथ लिया। अभी हम इन चीज को देंगे गजपूट, कितनी बार, 2 या 3 बार, जिससे हमें क्या मिलेगा, निश्चंद्र मृजु रक्तोत्पल वर्ण का अभ्रक भस्म। इसको हम क्या कहते हैं, अभ्रक का लोहितीकरण कहते हैं। ठीक है, फिर आता है इसका सत्वपातन। सेम, श्लोक नहीं जाएंगे, सीधा उसका ट्रांसलेशन ही देखेंगे। तो क्या लिखा है इसमें, सत्वपातन, अभ्रक का सत्वपातन करने के लिए हम अभ्रक, शुद्ध अभ्रक लेंगे 1 पार्ट। जो हमने शुद्ध अभ्रक लिया है उसका 1/4 पार्ट जितनी मात्रा में हमको शुद्ध टंकन लेना है। पहले हमने लिया अभ्रक, उसका 1/4 पार्ट जितनी मात्रा में शुद्ध टंकन लिया। अभी इसको हम मुसली के स्वर से लविगेट करेंगे, फिर एक बोलस बनाएंगे और कोष्ठी में हम उसको स्ट्रॉन्ग हीट देंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली अग्नि देंगे, जिससे हमें अभ्रक का सत्व मिल जाएगा। तो अभ्रक का जब सत्व लेना हो तो शुद्ध अभ्रक के साथ शुद्ध टंकण लेंगे। शुद्ध टंकण, शुद्ध अभ्रक को मुसली स्वरस के साथ लविगेट करेंगे, एक बोलस बनाएंगे जिसको हम कोष्ठी में स्ट्रॉन्ग हीट देंगे, जिससे क्या होगा, हमें अभ्रक का सत्व प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से सत्वपातन देखा। नेक्स्ट आता है सत्व का शोधन, वो जो हमें अभ्रक का सत्व प्राप्त हो उसका शोधन कैसे करेंगे। तो अभ्रक का जो सत्व हमें सत्वपातन कर्म से मिला है उस सत्व को हम बॉइल करेंगे विथ अम्ल कांजी।
जो अम्लकांक्षी है उसके साथ बॉईल करेंगे। कीप इन मूषा विथ ड्रग्स ऑफ शोधनीय गण, जो शोधनीय गण है उनकी ड्रग्स के साथ मूषा में रख के अम्लकांक्षी के साथ बॉईल करेंगे। देन गिव स्ट्रॉन्ग हीट, एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हीट देनी है जब तक कि वो लिक्विफिकेशन होकर रिमूव, जब तक कि वो लिक्विफिकेशन ना हो जाए। गिव स्ट्रॉन्ग हीट टिल लिक्विफिकेशन, रिमूव फ्रॉम फायर, उसके बाद उसको फायर उस अग्नि में से निकालो। और इन प्रोसेस को फिर से रिपीट भी करना है जब तक कि हमको शुद्ध अभ्रक सत्व ना मिल जाए। इस प्रोसीजर से हमको जो पहले अभ्रक सत्व मिला था वो शुद्ध फॉर्मेशन में मिलता है। रिपीट करें एक बार फिर से। चलिए, तो इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभ्रक का शोधन से शुरू हो रहा था। हमने अभ्रक पहले अशुद्ध लिया, उसको हमने कांजी या गोमूत्र या त्रिफलाक्वाथ या गोदुग्ध, इन चार में से किसी एक चीज को लेकर 7 टाइप्स निर्वाप करना है। फिर उससे हमें शुद्ध अभ्रक मिल जाता है। धान्य अभ्रक में क्या था, शुद्ध अभ्रक एक पार्ट लिया, उससे 4 गुना शाली लिया। अभी उसको हम एक वस्त्र में डाल के पोटली बनाएंगे 3 रात्रि के लिए कांजी में भिगोकर। उस पोटली को जो रब करेंगे उसमें से जो स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, धान्य अभ्रक कहते हैं। फिर आता है मारण, जिसमें हमने क्या किया, धान्य अभ्रक जो हमें मिला था उसमें कास्मर्द का स्वरस, नहीं है तो मुस्ता का स्वरस, नहीं है तो तंडुलिय, 3 ऑप्शन में से कोई एक स्वरस लिया। 10 बार गजपूट दिया, इससे हमको अभ्रक का भस्म मिला। अभ्रक की भस्म कैसी होनी चाहिए, निश्चंद्र होनी चाहिए, अरुण वर्ण की होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, सूक्ष्म और स्पर्श में कोमल होनी चाहिए। ठीक है, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अमृतीकरण में क्या दिखा, अमृति, ती से 3 चीज लेंगे, ती से त्रिफलाक्वाथ, गाय का घी, अभ्रक का भस्म। त्रिफलाक्वाथ कितनी मात्रा में, 16 पल। गाय का घी महंगा है, थोड़ा कम कर दो, 8 पल। और अभ्रक की भस्म 10 पल ले लो। इसको माइल्ड हीट देना है लोहे के बर्तन में जब तक कि वो लिक्विड है वो इवापोरेट ना हो जाए, उसको कहते हैं अमृतीकरण। फिर क्या था, लोहितीकरण। लोहितीकरण में क्या करेंगे, अभ्रक का भस्म लिया एक पार्ट में, उसमें हमें सबसे पहले लिक्विड लेना है गंगेरो की, भद्रमुस्ता, वटक्षीर का, या फिर वटमूल स्वरस या हरिद्रा स्वरस लिया, और उसमें मंजिष्ठा क्वाथ वगैरह करके रब करके उसको गजफूट देना है 2 से 3 बार। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, हमको अभ्रक का भस्म मिलेगा। फिर सत्वपातन देखा, तो शुद्ध अभ्रक एक पार्ट में, उससे 4 मतलब 1/4 पार्ट में, जितना अभ्रक लिया है उससे 1/4 पार्ट में हम टंकण लेंगे, उसको मुसली स्वरस के साथ लेविगेट करके बोलस बनाएंगे। बोलस बन गया, अभी कोष्ठी में स्ट्रॉन्ग हीट देंगे तो वो क्या बना देगा, अभ्रक का सत्व बना देगा। उसी सत्व का शोधन का प्रोसीजर देखा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है अभ्रक का द्रुति। तो जो हमने धान्य अभ्रक देखा था, है ना, सबसे पहली वाली प्रोसीजर, सॉरी शोधन के बाद वाली प्रोसीजर धान्य अभ्रक। तो धान्य अभ्रक रब विथ द जूस ऑफ अगस्त्य पत्र, जो अगस्त्य का पत्र है उसका स्वरस है, उसके साथ हम धान्य अभ्रक को रब करेंगे, फिर एक बोलस बना देंगे। सबसे पहले धान्य अभ्रक लिया, उसमें अगस्त्य के पत्र के स्वरस को डाला, तो उस धान्य अभ्रक में वो अगस्त्य पत्र का स्वरस डालने पर अच्छे से उसका बोलस बन जाएगा। वो बोलस बनाकर कीप एडमिस्ट सुरण कंद, अप्लाई कपड़ मिट्टी टू दिस कंद हस्त इन अ लैंड वेर काउज आर केप्ट। फिर उस बोलस को हमें सूरण कंद अप्लाई करके कपड़ मिट्टी को कंद हस्त में एक ऐसी जगह पर रखना है जहां पर काउज वगैरह, गाय वगैरह रहती हो। कितने टाइम के लिए, फॉर 1 month। Parad place it inside a peat, and at the depth of 1 abhrakruti will be found similar to Parad. और इस तरह से हमें क्या होती है, अभ्रक द्रुति प्राप्त। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले धान्य अभ्रक लिया, उसको हमने अगस्त्य पत्र के स्वरस के साथ रब किया, एक बोलस बनाया। अब इस बोलस को हमने रखा सूरण कंद के एडमिस्ट में। ठीक है, फिर उसके ऊपर अप्लाई किया कपड़ मिट्टी टू दिस कंद हस्त, कहां पर, एक ऐसे लैंड पर जहां पर काउज आर केप्ट, काउज वगैरह रखी गई हो। फॉर 1 month पारद प्लेस इट इनसाइड अ पिट, 1 महीने के लिए पारद वगैरह वहां पर रखा गया इनसाइड अ पिट। At the depth of 1 abrak druti will be found similar to
पारक, और फिर वहां पर हमें कुछ इस तरह से अभ्रक धृति मिलती है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था अभ्रक धृति। मोस्टली पंचविध संस्कार ऑफ अभ्रक में सबसे पहले अभ्रक का शोधन याद रखना है, उसके बाद धान्य अभ्रक याद रखना है, धान्याभ्रक, फिर अभ्रक का अमृतीकरण, अभ्रक का भस्म निर्माण यानी कि अभ्रक का मारण, और अभ्रक का सत्वपातन। ये 5 प्रोसीजर आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। इसको अभ्रक के पंचविध संस्कार माने जाते हैं, और ये 5 मार्क्स की थ्योरी के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 5 मार्क्स की थ्योरी में अगर आपसे पंचविध अभ्रक का संस्कार पूछे जाए तो सबसे पहले आप उसके नेम को एनलिस्ट करोगे कि पांचविध संस्कार में कौन कौन से 5 संस्कार होते हैं। शोधन होता है, मारण होता है, धान्याभ्रक होता है, अभ्रकामृतिकरण होता है, और सत्वपातन होता है। फिर एक एक का पूरा जो प्रोसीजर है वो लिखना होता है। अभी अभ्रक की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे कि अभ्रक कैसा है, मधुर रस का है। उसका गुण कैसा है, स्निग्ध गुण है, शीत वीर है। कर्म देखे तो ये रसायन, केश्य, वर्ण्य, रुचिकर, दीपन, अति बल्य, नेत्र, मेधाजनन, पाचन और स्तन्य वृद्धि कर इसके कर्म होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है, अभ्रक का डोज कितना है। 5वां क्वेश्चन निकल सकता है, और बाकी आप जब अभ्रक का पॉइंट 10 मार्क्स के लिए पूछा जाए और लिखो तो आपको ये डोज लिखना कंपलसरी बन जाता है। ठीक है, रसगुण वीर्य विपाक, रसगुण वीर्य कर्म तो याद रह जाएंगे। डोज खास याद रखना, जो रस रत्न समुच्चय है वो अभ्रक का डोज बताता है 1 वल्ल। रत्ती में याद करना चाहो तो कर सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको 1 वल्ल याद रखना है। ओके, बाकी रस तरंगिणी 1 से 2 रत्ती भी बताते हैं, लेकिन मेरी मानो कौन सा डोज याद रखोगे, रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग अभ्रक का जो डोज है वो 1 वल्ल याद रखोगे। ठीक है, अनुपान याद रखना, मधु, दुग्ध और घृत के साथ अभ्रक को यूज किया जाता है। कौन कौन से था डिसीज वगैरह में थेरापेटिक यूज कौन से है, मधुमेह में श्वास, कुष्ठ, क्षय, शोथ, मंदाग्नि, हृदय रोग वगैरह में इसका थेरापेटिक यूज होता है। और अशुद्ध अभ्रक सेवन जन्य दोष कौन से होते हैं, जैसे कि हमने देखा ना कि हम अभ्रक का शोधन कर रहे थे। कोई भी अभ्रक को थेरापेटिक यूज में लाने से पहले उसका शोधन करना जरूरी है। अगर किसी ने शोधन किए बिना ही अशुद्ध अभ्रक का सेवन कर लिया तो उसकी वजह से प्राण हर हो सकते हैं, उस पेशेंट के प्राण जा सकते हैं, प्रमेय हो सकता है, मंदाग्नि और मृत्यु तक हो सकती है। ओके, तो ये जो अशुद्ध अभ्रक का सेवन कर लिया जिस वजह से ये जो दोष हुए हैं उन दोष की शांति का भी कुछ उपाय है। क्या करेंगे, उमा फलम जले पिष्टवा सेवते यो दिन त्रय, यानी कि जो उमा फल है, अतसी है, उस अतसी को पानी के साथ रब करके 3 दिन के लिए एडमिनिस्टर करना बोला गया है, फॉर दी अशुद्ध अभ्रक सेवन जन्य दोष शांति। खास याद रखना, उमा फल को पानी के साथ रब करके 3 दिन के लिए। फिर आता है अपथ्य, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास याद रखना, अभ्रक का जब सेवन काल चल रहा हो तब क्षार, अम्ल, द्विदल, करकटी, कारविल्लक, वृंता, करीर और तैल, इनका सेवन करना विवर्जनीय बोला गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास याद रखना कि अभ्रक के सेवन काल दरमियान कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको सेवन करना नहीं है। तो याद रखना, क्षार, अम्ल, द्विदलश्चैव, कर्कटी, कारविल्लकम, वृंताकश्च करीरश्च तैलम चाभ्रे विवर्जित। श्लोक याद ना हो इट्स ओके, आपको एक एक कंटेंट याद रख लेना है। क्षार, अम्ल, द्विदल, कर्कटी, सॉरी क्षार, अम्ल, द्विदल, कर्कटी, कार्विल्लक, वृंताक्षी, करीर और तैल। इस अभ्रक में से कुछ फॉर्मुलेशंस बनते हैं, फॉर्मुलेशंस का नाम याद रखना जरूरी है, जैसे कि अभ्रक में से आरोग्यवर्धिनी वटी, पंचामृत परपटी, गगन परपटी, रसराज रस, लक्ष्मी विलास रस, नागार्जुन अभ्र रस, ब्राह्मी वटी, चंद्रकाल रस, योगराज गुग्गुड़, एकांग वीर रस, अश्कुठार रस, प्रभाकर वटी और वसंत कुसुमाकर रस बनता है। यानी कि ये जो भी फॉर्मुलेशन आपने मेडिसिन के नाम पढ़े, मार्केट में अभी बहुत सारे ये सब यूज भी होते हैं, जैसे कि वसंत कुसुमाकर रस है वो प्रमेय के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है, प्रभाकर वटी है, एकांग वीर रस है, योगराज गुगुल, बहुत कुछ यूज होता है ये सब चीजें, है ना।
आरोग्यवर्धिनी वटी तो आपने बहुत नाम सुना होगा। तो इन सभी फॉर्मुलेशन को बनने में ये अबरक यूज होता है। ये सारी रस औषधि होती है। ओके, तो कुछ इस तरह से अब्रक में से ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन बनते हैं। मैंने तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे, आपको अपने एग्जाम के थ्योरी एग्जाम में लिखने के लिए कम से कम 5 एग्जाम्पल याद रखने हैं।